इस सीरीज़ में हम घटना चक्र की एक बुक है दृष्टि, और इसकी जो सामान्य ज्ञान उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इंडियन जोग्राफ़ी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी। धीरे धीरे से पूरा बुक हम 10 से 15 दिन में ख़त्म कर लेंगे। चलिए इतिहास में हम शुरू करते हैं। इतिहास शब्द यानी कि इत धन ह धन आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य यह निश्चित था। इसका जो तात्पर्य है इतिहास का उसका है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है, हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किस देश के लोग करते थे? तो कौन? ग्रीस। ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रीस शब्द का प्रयोग ग्रीस के लोग इतिहास को किस शब्द से बोलते थे या किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो हिस्टोरिया। हर लाइन में बिटवीन द लाइन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप शायद ये कि क्वेश्चन गलत हो। बिटवीन द लाइन आप पढ़ते रहो, चाहे कोई भी बुक हो, तो हर लाइन में क्वेश्चन ढूंढो कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। उसी हिसाब से पढ़ोगे तो इजीली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आराम से हो सकता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, यानी कि बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस की बुक का नाम आप ध्यान रखें, और उनका नाम तो पता ही है, हेरोडोटस। और हिस्टोरिका शब्द में यानी कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग मिलता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक अध्ययन का आप सामान्य तरीके से आप पता लगा पाएँ, उसके हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के भी कुछ स्रोत हैं, उनको देखें। साहित्यिक स्रोतों में मिलता है कि धार्मिक साहित्य और लैंगिक साहित्य, 2 साहित्य में, यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में 2 मिलते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब आप धार्मिक साहित्य में देखें तो धार्मिक साहित्य में आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं एक तरफ, और लैंगिक साहित्य में देखोगे तो ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि मिलते हैं। और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर अगर आप देखोगे तो अभिलेखों से पता पड़ता है, सिक्कों से पता पड़ता है, और स्मारक को देखकर पता पड़ता है ये किस काल के है, मूर्तिकाल, चित्रकाल। और अगर ग्रंथों में हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको वेद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, आरण्यक मिल जाएंगे, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि मिल जाएंगे, जिनसे आपको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं जैन के बारे में होगा, जैनिज़्म पढ़ोगे आप तब उससे कुछ पता पड़ेगा, बौद्ध पढ़ोगे उससे पता। और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर सबसे पहले देखें ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर प्राचीन भारत की जानकारी आपको चाहिए तो ब्राह्मण साहित्य अवश्य ही पढ़कर ही प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। अब ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, तो वेदों में ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद। और वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किससे? वेदों से। और जो वेदों की संख्या थी वो 4 है। वो 4 कौन कौन से उनको हम अभी देखेंगे।
सबसे पहला जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है वो संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है कि यज्ञ, अतः यज्ञ के विशेष विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। यज्ञ के जो विषय होते हैं उनका प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सबसे पहले आरण्यक। आरण्यक में क्या मिलता है? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक में किस किस का वर्णन किया गया है उनको आप ध्यान रखें। दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन पूछ सकता है कि दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किस ग्रंथ के अंतिम भाग में मिलता है? तो आरण्यक के अंतिम भाग में मिलता है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। पूछ सकता है कि जंगल में पड़े जाने के कारण किस ग्रंथ को आरण्यक किस आधार पर किया जाए? तो ऑप्शन पूछ सकता है 1 2 3। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जंगल में पड़े जाने के कारण आरण्यक को वो आरण्यक कहा गया। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं, इनकी संख्या भी ध्यान रखें। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप और नि का अर्थ है निष्ठा पूर्वक, और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिसका रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता हो उसे उपनिषद कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, उपनिषद के बारे में पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि गुरु के किस ग्रंथ में, यानी कि गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। जो उपनिषद हैं उनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्गृत है। उपनिषदों की जो संख्या है 108 108। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते। जो संख्या है इनकी वो कितनी है? 108। वेदांग की संख्या 6 है। वो 6 कौन कौन सी है ध्यान रखें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। छंद को याद रखें, व्याकरण को याद रखें, और ज्योतिषी होते हैं जो। कल्प, शिक्षा और निरुक्त को, इनको ये वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकलते हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। कल्प का, अब सूत्र ग्रंथ किस नामक वेदांग से निकलते हैं? तो कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथ निकलते हैं। कल्प का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, कितने भागों में किया गया? तो 3 भागों में किया गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी
नंबर 1 में स्रोत सूत्र में क्या मिलता है? यज्ञ संबंधी नियम। ग्रह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। धर्म सूत्र में क्या मिलता है? कि धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है धर्म सूत्र में। तीनों ही सूत्रों को एक ऐसे देख लें कि अगर विकल्प में आता है तो आप आसानी से पहचान सकें कि स्रोत सूत्र में क्या मिलता है? कि यज्ञ संबंधी नियम। और ग्रह सूत्र में क्या मिलता है? लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। और धर्म सूत्र मिलता है कि धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। देखो धर्म सूत्र आपको याद हो जाएगा। ग्रह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों देख लो, और स्रोत सूत्र आप याद कर लो, स्रोत यज्ञ संबंधी नियम। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति आदि। किससे मिले हैं? धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। अब आप धर्म ग्रंथ में देख लें फिर एक बार कि जो धर्म सूत्र है उसमें क्या है कि धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और उन्हीं धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं वो आपके सामने के मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति और नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति आदि मिलते हैं। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। मनुस्मृति के जो भाष्यकार यानी कि टीकाकार हैं वो मेघातिथ्य, गोविंद राज भरूच एवं कुल्लूक भट्ट हैं। 3 लोग हैं, 4 लोग, मेघातिथ्य, गोविंद राज 2, भारूच 3 और चौथे कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपारकर। व्याकरण ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे जो महत्वपूर्ण हैं वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी हैं। पुराणों में आ जाते हैं हम लोग। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रावा थे। याद रखें कि पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण, और सबसे प्रामाणिक भी पूछे तब भी मत्स्य पुराण। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। ये किस महाकाव्य पूछ सकता है? वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। शतसहस्त्र संहिता। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। महाकाव्यों से जो
प्राचीन भारतवर्ष था, उसके समाज, उसके उस समय उसका समाज क्या था, उसका धर्म क्या था, उसके राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसकी जानकारी महाकाव्यों के प्राचीन महाभारत भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है महाकाव्यों से। ठीक, नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग, ब्राह्मणेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में हम देखें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक हैं। त्रिपिटक में 3 आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अगर पूछे तो त्रिपिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को, बौद्ध धर्म के किस साहित्य को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बौद्ध पाली भाषा में। दीपवंश एवं महावंश के मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है त्रिपिटक में। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। संस्कृत में जो लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य में हम देखें कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसको कहा जाता है, तो जैन साहित्य को। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश पड़ता है इसी जैन साहित्य में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की जो रचना थी वो भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। अब देखो, जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म की रचना, बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत यानी कि हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। जैन जो ग्रंथ थे उनका संकलन अंतिम रूप से, मतलब जहाँ पे जाके एक तरीके से समाप्त हो जाता है, वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। अब देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य की अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र नाम से अर्थशास्त्र है मगर काम राजनीतिक वाले। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको मौर्यकालीन का इतिहास और राजनीतिक ज्ञान चाहिए तो आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। खैर इतना ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथासरिता सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत्कथा मंजरी की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब देखो, विशाखदत्त की कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कृत कथासरिता सागर और क्षेमेंद्र कृत का बृहत्कथा मंजरी और भी महत्वपूर्ण ये स्रोत। कुछ और भी हैं जिनसे आप मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी के 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास
ज्ञात होता है। विदेशी स्थितियों का विवरण। यूनानी एक रोमन का लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिकाने से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन न्यार्कस, अनेस्क्रिटियस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राजदूत मेगास्थनी, डाइमेकस तथा डायनोसियस उल्लेखनीय हैं। इनको हम विस्तार से अंदर पढ़ेंगे, ये बस एक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जा रहा है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक का वर्णन किया है। डाइमेकस सीरियन का नरेश था डाइमेकस, और अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस ये कहाँ का था? सीरियन का नरेश था और अंटियोकस का राजदूत था। डायनोसियस मिस्र का नरेश, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? टॉलमी ने। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफी। पिल्ली ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? पिल्ली ने। किस शताब्दी में लिखी? प्रथम शताब्दी में। किसने? पिल्ली ने। बुक नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। जो ये बुक है उसका कोई लेखक अभी तक निर्धारित यानी कि कोई बता नहीं पाया। किस बुक का? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय की भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक फायान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। किस शताब्दी? 5वीं शताब्दी। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कौन? फायान। कहाँ का? चीनी लेखक। उसके तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हैंसांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में आया था। हैंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्ष के। किस शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में ही हैंसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक से जाना जाता है। हैंसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत किस बुक के नाम से जाना जाता है? तो सीयूकी। हैंसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको? हैंसांग को। हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। कौन? इत्सिंग। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के अंत में। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा। मात्वान लेन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाऊ जू कुआ में चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। मात्वान
मातवाल ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआमिन ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पूछ सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन है वो हम किसके आधार पर करते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन है हम पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है कि उस काल में क्या हुआ था। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पुरापाषाण काल, 2 मध्यपाषाण काल, 3 नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन हैं। जो भीमबेटका के गुफा के जो चित्र हैं वो पुरापाषाण कालीन हैं। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। देखिए नवपाषाण काल में क्या क्या हुए? पहिए, कृषि और आग। ठीक, इन तीनों को सिमिलरली हैं तो आप याद कर सकते हैं। भीमबेटका गुफा ये पुरापाषाण काल। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का मेहरगढ़ से, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश। पशुपालन के साक्ष्य भारत में अगर हम देखें तो आदमगढ़, होशंगाबाद में है जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त होते हैं पशुपालन के साक्ष्य। अगर काल पूछे तो मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण कालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सींग के जो निर्मित उपकरण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज़होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज़होम से प्राप्त हुए हैं। अगर गर्तावास के साक्ष्य पूछे तो वो बुर्ज़होम से भी प्राप्त हुए हैं। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज़होम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। अब इस काल की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड सांस्कृतिक इसी काल से संबंधित हैं। ऐतिहासिक काल देखें तो इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ऐतिहासिक काल आप देखते हैं ताम्रपाषाण काल
जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। पत्थर और तांबा जब साथ साथ प्रयोग किया तो उस काल को हम ताम्रपाषाण काल बता दिए। कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। अगर कैल्कोलिथिक काल भी आ जाता है कि पत्थर एवं तांबे के औजारों से के साथ साथ प्रयोग किए जाने वाले काल को क्या कहते हैं। अगर ऑप्शन में कैल्कोलिथिक आ जाता है तो हम कैल्कोलिथिक भी लगा सकते हैं। अगर ताम्रपाषाण नहीं आएगा तो कैल्कोलिथिक आएगा, कैल्कोलिथिक नहीं आएगा तो ताम्रपाषाण आएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा की जो जगह आती है वो मालवा मध्य प्रदेश में, कायथा और एरण पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जोरबों स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। अगर जोरवे स्थलों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताववंती था, यानी कि अर्थात तावा वाली जगह आहाड़ का। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट में क्या लिखेंगे या समझेंगे कि मानव द्वारा क्रमशः तांबा सबसे पहले ये उपयोग किए जाने वाला कौन था, तांबा, उसके बाद कांसा और लोहा धातु का प्रयोग किया गया। ये क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली धातु तांबा, उसके बाद कांसा, सबसे बाद में लोहा। देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगली हम लेक्चर में हम सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता से शुरुआत करेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। चलिए, जय हिंद।